हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1786 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। इतने सारे टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ जाना है कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी संसदीय नियंत्रण बढ़ा था और 1784 में उस नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसमें कुल जो थे वो 6 सदस्य थे, जिसकी नियुक्ति कौन करता था, तो नियुक्ति संसद के द्वारा होती थी और इसका अध्यक्ष होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य जो होता था वो इसका अध्यक्ष होता था। तो इसमें क्या एक चीज़ और बढ़ा दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी पहले से था ही, इसमें एक चीज़ इंक्लूड हो गया। और तीसरा पॉइंट हम लोग यह देखेंगे कि सलाहकारी समिति होता था किसके लिए, तो गवर्नर जनरल के लिए सलाहकारी समिति का गठन किया गया था जिसमें 4 सदस्य होते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत 4 सदस्य के बदले उसमें कितने सदस्य की एक सदस्य घटा दिया गया और सदस्य की संख्या हो गई 3। अब गवर्नर जनरल जो है 3 सदस्य में से किसी एक सदस्य की सहमति लेकर के वह कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकता था। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3-4 पॉइंट्स बनते थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे 1786 का संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि ये कॉर्नवालिस के संदर्भ में लाया गया। कॉर्नवालिस में ये क्या थे, तो ये भी गवर्नर जनरल ही थे। तो इनका कार्यकाल था 1786 से 1793। इसमें क्या हुआ कि इसको गवर्नर जनरल के साथ साथ इसको मुख्य सेनापति जो है इसका भी पावर गवर्नर जनरल को दिया गया इस संशोधन अधिनियम में। बस इस संशोधन अधिनियम से एक ही पॉइंट हमको जानना है। अब हम लोग आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए और इसके क्या क्या प्रभाव बनते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा यह भारत में व्यापार करने आई और इसको एकाधिकार मिला कि भारत में एक ऐसी कंपनी थी जिसको व्यापार करने का एकाधिकार था और दूसरी कंपनी कोई यहाँ व्यापार नहीं कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको 20 वर्षों के लिए और इसका चार्टर बढ़ा दिया गया। इसमें 1793 के एक्ट में यही जानेंगे कि कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो 20। अब 1793 में 20 ऐड करिएगा तो कितना होगा, 1813। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हो गई। कंपनी चूँकि कंपनी को भारत में जो व्यापार कर रही थी उसको एकाधिकार था, लेकिन 1813 के एक्ट से एकाधिकार की समाप्ति हुई। हालांकि चाय और चीन का जो व्यापार था, चाय यानी कि भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उस पे एकाधिकार बना रहा। बाकी अन्य इन दोनों को छोड़कर अन्य पर एकाधिकार की समाप्ति हो गई। ये चीज़ याद रखेंगे, चाय और चीन, बस इसको छोड़ करके चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी और भारत में चाय का व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा जो है सब पे इसका जो है एकाधिकार समाप्त हो गया। ये एक फैक्ट है। दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे कि शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हुई। तो कंपनी जो है शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। ये भी इस एक्ट के प्रावधान से निकल कर के आके शिक्षा पर कितना खर्च करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करेगी। थर्ड पॉइंट है कि ईसाई मिशनरियों के संदर्भ में, तो ईसाई मिशनरी जो है वो भारत में आकर के अपना धर्म का प्रचार कर सकती थी और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का भी जो है वो आज्ञा मिल गया। तो 1813 के एक्ट से ये 3 पॉइंट्स बनते हैं, याद रखेंगे इसको। पहला तो एकाधिकार की समाप्ति हुई चाय और चीन को छोड़ करके। सेकेंड पॉइंट शिक्षा के संदर्भ में क्या होगा, तो 1 लाख रुपए जो है वो
पे व्यय करेगी शिक्षा पर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरा है ईसाई मिशनरी, जो कि उसको अपने धर्म का भारत में प्रचार कर सकती है तथा उसको भारत आने का भी परमिशन दिया गया। तो 1813 के एक्ट को भी हम लोगों ने पढ़ा, जो इससे जिसका मुख्य पॉइंट जो था उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे 1833 के एक्ट में, इसमें क्या क्या प्रबंध किए गए और इसका क्या क्या प्रभाव था। तो सबसे पहले कि इस एक्ट में भी 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, तो इसका भी 20 वर्षों के लिए चार्टर बढ़ा दिया गया। तो हम लोगों ने देखा कि 1793 में भी चार्टर बढ़ाया, तो 20 वर्षों के लिए 1813, फिर 1813 में भी चार्टर बढ़ाया 20 वर्षों के लिए, तो 1833। तो इसको ध्यान में रखेंगे, एक्ट पढ़ने के क्रम में इसको याद रखेंगे। अब इस एक्ट में क्या हुआ कि चाय और चीन, यानी कि भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था, उस पर से भी एकाधिकार की समाप्ति हो गई। अब क्या था कि पूर्णतः एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त हो चुका था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसको याद रखेंगे। 1813 में क्या था, सिर्फ चाय और चीन पे एकाधिकार बना हुआ था, और 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि पूर्णतः एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने जाना। सेकेंड आते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में। इसमें क्या है, तो इसके अध्यक्ष को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते हैं और इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा होती है, संसद। और इसका अध्यक्ष कौन बनता है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य इसका अध्यक्ष बनता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसका जो अध्यक्ष होता है, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, उसको भारत से संबंधित मामलों का मंत्री बनाया गया, अध्यक्ष को। इसके बाद हम लोग जानेंगे गवर्नर जनरल के संदर्भ में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो विलियम बेंटिंग ये वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था पहला। इसमें क्या चेंजेस हुआ, तो इस अधिनियम से क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का क्या बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रेसिडेंसी के बारे में मैं बताई थी कि यहाँ पे है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ पे है मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ है बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इस प्रेसिडेंसी का जो है महत्व बढ़ा दिया गया, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया बम्बई और मद्रास को। अब चूंकि 1833 के एक्ट से क्या होता है कि इसको केंद्रीकृत कर दिया गया, किसको, तो बंगाल को। बंगाल का ही गवर्नर जनरल जो है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया इस एक्ट से। और यहाँ पे हम लोग यह जानेंगे कि पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था, तो विलियम बेंटिंग। पहला गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिंग। और इसका कार्यकाल कितना था, 1828 से लेकर के 1828 से 1835। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये आपका हिस्ट्री में भी काम करेगा। गवर्नर जनरल का कार्यकाल का से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनके पीरियड में कौन सा काम हुआ, तो इसको याद रखेंगे। ये चीज़ें हो गई। अब इस गवर्नर जनरल को क्या हुआ कि इसको सैन्य शक्तियाँ और नागरिक शक्तियाँ भी जो है इसको मिली साथ में, ये चीज़ें हुई। अब हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति हो गई। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस एक्ट में क्या हुआ, 1784 के एक्ट में 4 में से 4 सदस्य जो थे कार्यकारिणी के गवर्नर जनरल के, उसमें घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। और 1833 के एक्ट में क्या होता है, पुनः एक सदस्य की नियुक्ति होती है, किसके रूप में, तो विधि सदस्य के रूप में। और विधि सदस्य जो होते हैं, विधि सदस्य, वो प्रथम थे कौन, तो लॉर्ड मैकाले। इसका नाम याद रखेंगे, लॉर्ड मैकाले जो थे प्रथम विधि के सदस्य थे। तो चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति होती है, तो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति होती है। एक चीज यह भी हम लोग जानेंगे कि दासता की समाप्ति का प्रावधान भी किया गया। दासता चूंकि उस समय दास व्यापार होता था, इसकी समाप्ति हुई, लेकिन इसका जो है लागू हुआ यह एलन बरो के समय में। और एलन बरो का कार्यकाल कितना, 1843। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को एक बार रिकॉल किया, फिर हम लोगों ने पढ़ा 1786 का संशोधन अधिनियम, फिर हम लोगों ने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा, 1813 का चार्टर एक्ट एंड
हम लोगों ने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा। इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे उसको मैंने बताने का प्रयास किया है, और इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।